हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का दिन मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात सब लोग समझ भी रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने के लिए ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे। किसके बारे में? NEP 2020 के बारे में। बहुत सारे बच्चे के मन में यह सवाल था कि क्या यह हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, इससे क्या होगा। इसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं। पहला बात कि कल हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, कल से हमारे शिक्षा मंत्रालय का नाम चेंज हो गया। जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था वो अब शिक्षा मंत्रालय बन गया। और ये बहुत खुशी की बात हुई कि शिक्षा वर्ड को इतना महत्व मिला। तो उन्होंने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। और इस पॉलिसी में क्या क्या है, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, हमारे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, हमको क्या फायदा होगा और आपको क्या फायदा होगा, इस पर अभी हम लोग कुछ ही मिनटों में चर्चा करेंगे। और मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वो जमाना जरूर याद होगा और अभी भी जब आप पढ़ रहे होंगे या जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, अभी अगर ग्रेजुएशन में हैं, 10th में हैं, तो आपको याद होगा वो पल जबकि आप एग्जाम देने के लिए निकलते थे घर से। तो आप बहुत सारी चीजें मन में याद करते जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके वो जस्ट जो अभी क्वेश्चन याद करके आए हैं वो आपके दिमाग से निकल गया और आपको मार्क्स नहीं आया। या आप भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान वो क्वेश्चन आ जाए जो हम याद करके आए हैं, और अगर वो याद किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपका मार्क्स कम और लोगों की नजर में आपका अहमियत कम। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारा ये एजुकेशन पॉलिसी है। वैसे तो मैं बहुत छोटे वर्ड में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, परंतु फिर भी अंततोगत्वा वही चीज है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या लेके आया हूं। तो पहला, हमारे एजुकेशन को, 12th तक के एजुकेशन को 4 स्टेजेज में बांटा गया है। 4 स्टेजेज में बांटा गया है, जिसमें कि 5, 3 एंड 4 इस तरह से। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और अगले 4 साल। देखते हैं पहला 5 साल क्या है। पहला 5 साल वो फाउंडेशन है, यानी कि आप नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 इस तरह से आप जानते भी होंगे। तो ये 5 साल बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए, और उसे खेलने कूदने के साथ साथ, मतलब उसके पीठ पर बस्ते का बोझ और आकांक्षाओं का बोझ नहीं लादा जाएगा। उसको खेलते कूदते हुए उसको ग्रो किया जाएगा, उसके समझ का विकास किया जाएगा, समझने की शक्ति बढ़ाई जाएगी, खेलते कूदते हुए उसे शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स, यानी कि 3, 4, 5, क्या 3, 4, 5 आप समझ चुके हैं। नर्सरी, LKG, UKG और 1, 2 हो गया है। अब 3, 4, 5 अगले 3 साल, इसमें उसे बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज इन द सेंस साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब चीजों की पढ़ाई उन्हें कराई जाएगी। उनका बेसिक चीज समझाया जाएगा। साइंस क्या है बच्चे, मैथ क्या है, परंतु अभी भी उन पे कोई दबाव नहीं होगा। और इसमें खास एक बात कि इंग्लिश पढ़ने की अनिवार्यता नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे खुश भी हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि अरे जब हम आगे की ओर सोच रहे हैं, एडवांस होने की बात सोच रहे हैं, तो इसे क्यों हटाया गया। इसे हटाया नहीं गया है, इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, पर इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होगी, कंपलसरी नहीं होगा। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस पे थोड़ा जोर दिया जाएगा। अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई खराबी भी नहीं मानी जाएगी और ना लोगों के नजर में आपको कम आंका जाएगा। बस आपके पास अपनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, अपनी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला मिडिल स्टेज, बात समझ रहे हैं, जो कि आप बोलते हैं मिडिल स्कूल, वो 3 साल का, यानी कि
6, 7 और 8, 6, 7 एंड 8, ये 3 साल इसको कैसे पढ़ाया जाएगा? यह बहुत ही मजबूत होने वाला है बच्चों का मजबूत पक्ष। यानी कि अभी तक इस पर साधारणतया अगर देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, पर अब यह भी सिलेबस बेस्ड होगा। सिलेबस बेस्ड मतलब एक खास सिलेबस होगा जो कि सब बच्चों को पढ़ना है, इसमें भी ये सब चीज को थोड़ा एडवांसमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं खास तौर पे कि 6 क्लास से ही बहुत सारे आउटडोर प्रोग्राम्स भी शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद द लास्ट स्टेज, और ये जो लास्ट स्टेज है यही सबसे बड़ा रिफॉर्म होने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो है 9, 10th, 11th, 12th। आज तक क्या होता था, 9th में बच्चा गया, ध्यान से सुनिए, 9th में बच्चा गया, पूरा साल घूमा फिरा, खेला कूदा, ठीक है। उसके बाद खेलना कूदना बुरी बात नहीं है, जिसका कि आगे हम चर्चा भी करेंगे। खेलना कूदना बुरी बात नहीं है, इस बात को गलत नजरिए से नहीं लीजिएगा। उसके बाद फिर 10th में गया और 10th के लास्ट 1 मंथ में वो भयानक रट्टा मारा और फिर एग्जाम में पास कर गया। तो हमारे मन में या उसके भी मन में एक गलतफहमी हो जाती है कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो तैयार हूं, परंतु उस चीज से अब छुटकारा मिलना है। और उसके लिए क्या किया गया है, सेमेस्टर बेस्ड पढ़ाई, यानी ये 4 साल समझिए एक प्रकार से फिर से डिग्री जैसा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंजीनियरिंग डिग्री हुआ करती थी सेमेस्टर बेस्ड, यानी कि सिलेबस का लोड कम होगा, हर 6 मंथ पे आपका एग्जाम होते जाएगा। इतने कि वो कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, इसमें अभी बहुत सारा चीज ये जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेसिक रूट जो आया है वो मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे बदलाव भी होंगे, छोटे मोटे बदलाव होंगे, लेकिन जो मेन जो उसका रूट है वो चेंज नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी और छोटे छोटे हिस्से में सिलेबस को बांट करके, लेकिन सिलेबस के हर हिस्से को पढ़ना है। अच्छा, और इसकी एक खासियत क्या होगी, ध्यान से सुनिए कि इसमें आप अपने पसंद के सब्जेक्ट्स, अपने पसंद के विषयों को चूज कर पाएंगे। और उन विषयों को आप किस प्रकार चूज कर पाएंगे, जैसे अगर आपको मैथ्स के साथ हिस्ट्री का भी मन है तो आप वो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई रोकेगा। यानी आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुने, यानी कि सरकार की ये कोशिश है कि आपका जिस सब्जेक्ट में मन हो आप उसी में अच्छा करें, उसी में स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो ये चीज अब 9th से ही स्टार्ट हो जाएगा। कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 9th से ही। और जो हमारा 11th और 12th का सिलेबस बहुत ही डिफिकल्ट सिलेबस था और 9 और 10th में बच्चे बहुत कम पढ़ के आते थे और वो 11th 12th में जाते थे, उनको बहुत तकलीफें होती थी। उस 2 साल के सिलेबस को आप समझिए पूरे 4 साल में डिवाइड किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानता हूं मैं। चलिए, उसके बाद ये हुआ फर्स्ट जो स्टेजेज। अब सेकेंड पर आते हैं, लॉजिकल लर्निंग और एनालिटिकल लर्निंग पे पूरा जोर दिया जाएगा। लॉजिकल लर्निंग और एनालिटिकल लर्निंग पे पूरा जोर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों का एग्जाम इस तरह से होगा कि उसको इस तरह से नहीं कि भाई ये रट के जाना है और देना है, या टीचर्स भी जो चेक करेंगे, बहुत पहले के जमाने के, मैं टीचर्स के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं। कुछ बहुत सारे टीचर, उन्हीं से पढ़ के मैं भी आया हुआ हूं। कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो कि अगर एक भी वर्ड इधर उधर हुआ जो एग्जैक्ट उन्होंने लिखाया है, अगर वो नहीं लिखा गया तो वो मार्क्स काट लेते थे। जो आप 3 इडियट मूवी में देखे भी होंगे, शायद आपको याद होगा मशीन का डेफिनेशन वाला बात, हाँ या ना, जरूर देखे होंगे। तो उस तरह के सिस्टम से छुटकारा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले 2-3 दिनों में परीक्षा एग्जाम से 2-3 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और अगर आपके बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका है तो आप जबरदस्त कर सकते हैं, यू कैन टॉप, आप टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग हो सकती है, ये सब चीज हो सकता है। कहने का मतलब वो जो याद रखने का प्रेशर खत्म होगा। अच्छा, अब याद रखना और रटना में अंतर है, ध्यान से समझ लीजिए।
एक होता है याददाश्त कि आप आज पढ़े और उसको इतने अच्छे से पढ़े कि वो बहुत दिन आपके काम हुआ, दैट इज कॉल्ड याददाश्त, मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर घटाना सरकार का ये नहीं है, लेकिन वो जो होता है कि रात में रटे और सुबह लिखे और फिर दोपहर में कोई पूछा बोले नहीं मैं तो लिख दिया, कहानी खत्म। तो उस नॉलेज का लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। इसलिए लॉजिकल लर्निंग और एनालिटिकल लर्निंग, इसमें मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूं, अगर सरकार तक मेरी बात पहुंचती है तो अगर ओपन बुक एग्जाम सिस्टम किया जाए, ओपन बुक एग्जाम सिस्टम, तो इससे बहुत सारे बच्चे का प्रेशर और घटेगा और वो पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, वो पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। ओपन बुक सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारे कंट्रीज में है, और जिस तरह की ये व्यवस्था आई है, इस तरह की व्यवस्था के बारे में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। आई होप कि ओपन बुक सिस्टम एग्जाम के बारे में भी सरकार सोचे, और हमको लगता है कि कुछ दिन में सरकार जरूर सोचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो स्ट्रीम सिस्टम। अब स्ट्रीम सिस्टम जैसे कि कहने का मतलब कि हम साइंस के हैं भैया, हम आर्ट्स के, हम कॉमर्स के हैं, इस तरह का बात नहीं होगा। कॉमर्स वाले का मन होगा बायोलॉजी पढ़ सकता है, साइंस वाले का मन होगा हिस्ट्री पढ़ सकता है। कहने का मतलब कि सरकार यहां पे जहां तक अभी चांस है, इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, जहां तक चांस है कि जैसे कि 5-6 सब्जेक्ट का एक पूल बनाया जाएगा, या 5-6 करके, जैसे मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये वो, इसमें से कोई 5 आप चूज कर सकते हो। तो इस तरह से पूल्स होंगे जिससे कि बच्चे के मन में, अगर मान लिया जाए उसको फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो वो एक ऐसा पूल सर्च कर सकता है, ऐसा ग्रुप सर्च कर सकता है जिसमें कि उसको फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों मिल जाए, तो वो वाला ग्रुप से आगे अपनी पढ़ाई करे। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो मैं कुछ देर में आपको वो भी बात बताने वाला हूं कि इन सब चीजों से आपका क्या फायदा होने वाला है। जो बच्चे 11th-12th में हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं 11th-12th के बच्चों को और उससे थोड़े अच्छे बच्चों को, इन द सेंस इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो उन लोगों के मन में सवाल जरूर होंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हर सवाल का जवाब दूं उनके लिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्लास 6 में, मैं पहले भी बताया था कि क्लास 6 में एक खास बात होने वाली है जिसको कहते हैं इंटर्नशिप, कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। कहने का मतलब क्या कि 6 से उसे बाहरी दुनिया को दिखाया जाएगा। ये नहीं कि उसको एक पैक करके कि हाँ तुमको ये पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ना है, ये रटना है, ये याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं। उनको बाहर, जैसे कि किसी का मन है कि भाई हम फर्नीचर बनाना सीखें, तो वो फर्नीचर बनाने के लिए, किसी का मन है लॉन्ड्री, किसी का मन है पेंटिंग, बात समझ रहे हैं? मतलब उसका जो पर्सनल इच्छा है उसके हिसाब से वो अपना वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कर सकते हैं। कोडिंग बोर्ड में लिखा हुआ हूं कि 6 क्लास के बाद से बच्चे को कोडिंग के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। एक उसके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कोडिंग भी करे, जो कि चाइना और साउथ कोरिया जैसे देश में बहुत दिन पहले से आ चुका है। यानी कि आज जो हम इस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम बहुत जगह इससे और भी बेहतर बहुत पहले से है। तो इससे यह साबित तो जरूर होता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, पर पीछे होने से जरा भी मायूस नहीं होना है। अगर हम में ताकत है तो हम आगे भी होंगे, और आई होप कि इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा, और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ये भी अभी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड। आज तक क्या होता था कि सडनली आपके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड आता था और उसमें लिखा रहता था A+, B+, A-, B-, इस तरह से, और आपका गार्जियन देखता था, आपको 4 बात सुनाता था। अगर आप कमजोर हैं और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो गोद में उठा लिया जाता था। लेकिन अब से जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो सिर्फ किसी टीचर की मर्जी नहीं होगी, ठीक है? किस तरह से? मी, माई फ्रेंड एंड माई टीचर। कहने का मतलब जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है, उसमें आपको लोग वो देख करके समझ जाते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन आपको कितना पसंद करता है, कौन आपका दुश्मन है, इस तरह की बातें। तो वो एक रिपोर्ट कार्ड आपका प्रोफाइल जैसे होगा, जिसमें कि आपकी पसंद नापसंद की भी बात की जाएगी, आपका फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनका ऑब्वियसली वेटेज बहुत ज्यादा होगा, पर आपको और आपके दोस्त को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपने सोचिए कि आपने 12th पास कर लिया, 12th का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ गया,
अब रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ नहीं पाए, क्योंकि आपने तो सोचा था कि नहीं नहीं अब तो रटना था नहीं, मार्क्स नहीं आ पाए तो क्या होगा। तो डरने की बात नहीं है, जिसको बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसको तो हायर एजुकेशन के लिए आसानी से मिल जाएगा। पर अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है। एक कॉमन एप्टीट्यूड या कह सकते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, जो कि उसके बाद कॉलेज में आपका जो मार्क्स है, सॉरी इसको स्कूल मार्क्स कह सकते हैं, अब तक जो 12th तक में जो आप मार्क्स लाए हैं प्लस इसमें जो मार्क्स लाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि ये टेस्ट होगा आपके पास एक मौका होगा जिससे कि आप फिर से अपने आप को एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सके। कॉलेज की भी रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वो A+, और उसके लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म बने हुए हैं, जो कि उतना सारा बताना कम समय में संभव नहीं। उसके बाद है फी लिमिट। तो यहां से आपके फायदे की भी बात है कि कोई भी कॉलेज एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फी नहीं ले सकता है, या स्कूल। तो इससे आपको फायदा होगा कि आपको पैसे के चलते हायर एजुकेशन में परेशानी नहीं आनी चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है, और सरकार इसमें आपको मदद भी करेगी। टैलेंटेड स्टूडेंट प्रमोशन, यानी कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, मान लिया जाए कि इतना सब कुछ तो हो गया, अब कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो उसको क्या फायदा होगा, तो उसको सरकार अपनी तरफ से प्रमोट करेगी तरह तरह से। यानी हो सकता है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, हो सकता है कि किसी अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन दिलाने के लिए कोशिश करे, या कुछ एक ऐसा रिफॉर्म निकाले कि वो आसानी से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद अगला है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब अगर कॉलेज में आप पहुंच गए तो कैसा होगा। कॉलेज में पहुंचने के बाद ऐसा होगा कि हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 1 साल पढ़ाई करके और उसके बाद किसी रीजन से अगला साल का पढ़ाई नहीं कर पाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अच्छा, एक सेकंड में थोड़ा पीछे रुकता हूं कि ये जो बोर्ड एग्जाम होंगे, जो मैं यहां बात कर रहा था, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे, वो चांसेस है कि 2 बार एग्जाम हो। जैसे कि कोई बच्चा अगर एक एग्जाम गलती से छोड़ देता है, मान लिया गया गलती से उसका तबीयत खराब हो जाता है, 5 एग्जाम है, आप सोचिए कितना प्रेशर होता है गार्जियन और बच्चे के मन पे कि अगर मेरा एक एग्जाम छूट गया तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो वो कंपार्ट लग जाएगा, इस तरह का बात। तो लेकिन अब एक अच्छे सिस्टम के तहत 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा कि अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम नहीं अपीयर करना तो आप दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम अपीयर कर लीजिए। ठीक है, एक ही साल होगा। इससे ये नहीं होगा कि मान लिया जाए आप में कुछ कमी है या जो भी है, या इसमें से आप 4 सब्जेक्ट दे चुके हैं, दे सके हैं, एक सब्जेक्ट किसी रीजन से नहीं दे पाए तो आप वो दूसरे बोर्ड एग्जाम में दे करके, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, साथ में गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है। तो आते हैं इधर, तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। उसमें क्या था कि आप अगर आपका 1 साल पढ़ाई के बाद छूट गया तो छूट गया, लेकिन अब क्या है कि आप 1 साल पढ़ाई करके अपना क्रेडिट लेके जा सकते हैं, जो भी आपने कमाया है, कहने का मतलब। और फिर जब अगले साल या 2 साल बाद आप आते हैं तो वो क्रेडिट आपका जुड़ता चला जाएगा, और फाइनली जैसे कि अगर आप 2 साल बाद गए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा कि आप डिप्लोमा होल्डर हो गए भाई, और अगर 3 साल हो गया तो आप ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, आप जॉब के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लिए तो इन 4 ईयर रिसर्च डिग्री आपको मिलेगा कि आप रिसर्च हो गए, और एमफिल को हटा दिया गया है, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। और अब जहां तक बात है तो ये लागू कब होगा, तो ये लागू होने का जो सरकार का कोशिश है वो है 2021 में। अब 2021 में कहां लागू होगा, तो जैसा माना गया है या जैसा उनका कहना है उसके हिसाब से, जैसे कि 2021 में कोई बच्चा 9th में अगर जा रहा है तो वो इस सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन कोई बच्चा 10 में जा चुका है तो वो इस सिस्टम में नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल समझ रहे होंगे कि जैसे कि 2021 में कुछ बच्चे 9th में जा रहे होंगे, तो जो इस स्लॉट में पकड़ा जाएगा, यानी कि 2021 में जो नर्सरी से होगा वो तो होगा ही। ठीक है, फिर 2021 में जो 3rd क्लास में एंट्री मार रहा होगा वो भी इसका हिस्सा होगा, पर 4th वाला हिस्सा नहीं होगा। फिर 6th क्लास में जो एंट्री मार रहा होगा वो होगा, 7th वाला हिस्सा नहीं होगा। फिर 9th में जो एंट्री मार रहा होगा, जो कि ये स्लॉट में जो पकड़ा रहा है वो सब इसका हिस्सा होगा, ऐसा सरकार का मानना है। पर इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है, एनसीईआरटी की बुक चेंज होने वाली है, पूरी की पूरी सिलेबस चेंज होने वाली है, और तो और टीचर का भी ग्रेडिंग, टीचर के लिए भी बहुत सारे चीज होने वाले हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यवस्था को अगर बना देते हैं और उस व्यवस्था को चलाने वाले में दम नहीं है तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो जहां तक मैं ड्रॉबैक की बात करने वाला हूं, तो
इस सिस्टम में ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब मेरे लिए जैसा मैं सोचता था वैसा ही है या उससे कई हद तक अच्छा भी है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक अभी भी मुझे नजर आता है, जैसे कि एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, और दूसरा कि जो लोग टीचर उसको देखने वाले हैं उनमें वो गुणवत्ता है भी या नहीं, उसके लिए अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, जिसकी कि बहुत जरूरत है। हो सकता है कि अगर उसको गहराई से पढ़ा जाए या आगे की बात देखी जाए तो बताया गया होगा। तो दोस्तों ये है पूरा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो भी ये रहेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इससे हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसमें फिर से कुछ बदलाव होता है और कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो मैं आपके सामने वीडियो जरूर लाऊंगा, और आगे भी अलग अलग विषयों पे मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इसे प्रमोट करें, मेरा साथ दें। थैंक यू वेरी मच वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स की ओर से। अगर आपके बच्चे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, तो आप चैनल को जाके देख सकते हैं। मैं उसमें बहुत कोशिश करता हूं कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके, इसीलिए मैं इसका पूरा समर्थक हूं। धन्यवाद, बाय बाय।